नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। तमाम कोशिशों के बावजूद लोन ऐप्स की हफ्ता वसूली लगातार जारी थी। हम यहां से लगातार सवाल उठा रहे थे, इस तरह के मामलों को रिपोर्ट कर रहे थे और पुलिस और प्रशासन और सरकार पर लगातार दबाव बना रहे थे और वो दबाव अब काम आ रहा है। हर रोज ये ठग मासूम लोगों को अपने झांसे में अलग अलग तरीके से जब लेना शुरू हुए तो पुलिस लगातार एक्शन में आई। इसी वीकेंड दिल्ली पुलिस ने 22 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी लोन ऐप्स के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे। अब तक 100 से ज्यादा लोन ऐप्स से इन्वॉल्वमेंट का इनका पता चला है और उनका जाल अभी बहुत ज्यादा और फैला हुआ है। मामले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। रिजर्व बैंक ने बहुत दबाव के बाद नियम बनाए, वो भी रेगुलेटेड ऐप्स पर ही लागू होते हैं। अनरेगुलेटेड ऐप्स को इन दायरे में कैसे लाया जाए? दायरे में तो आ नहीं पाएंगे, लेकिन उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, ये सवाल अभी भी जारी है। लेकिन आज एक सिग्निफिकेंट कामयाबी जो दिल्ली पुलिस को हाथ लगी है, हम उसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। हफ्ता वसूली की ये समस्या कैसे खत्म होगी, लोन ऐप्स के जरिए, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, हाजिर हो रहे हैं खास मेहमानों के साथ। जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का असर जारी है। हम आपके सामने हाजिर हैं ऑपरेशन हफ्ता वसूली लेकर। आरबीआई की गाइडलाइन के बाद अब दिल्ली पुलिस ने वसूली लोन ऐप्स का धंधा चौपट कर दिया है। इस मामले में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गैंग के सदस्य इंस्टेंट लोन ऐप की मदद से लोगों को अपना शिकार बनाते थे। यही नहीं, ऐप के जरिए लोगों का पर्सनल डेटा भी चोरी कर लेते थे, जिसकी मदद से पैसों की वसूली के लिए ब्लैकमेल किया जाता था। ट्राई कुछ भी नहीं चलेगा, एक हफ्ते के अंदर पेमेंट नहीं होगा तो तुम्हारा बजेगा बैंक। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 100 से ज्यादा मोबाइल ऐप ऐसे हैं जिनकी मदद से ये काम किया जा रहा है। ये भी दावा किया जा रहा है कि 2000 से 5000 करोड़ रुपए का ये फ्रॉड है। फर्जी लोन ऐप के जरिए उन लोगों को निशाना बनाया जाता है जिन्हें कम रकम लोन के तौर पर लेनी है। यूजर्स को पैन कार्ड की मदद से केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होती थी। महज चंद मिनटों में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। बस यहीं से शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। ऐप के जरिए यूजर्स पूरा डेटा चाइनीज सर्वर पर अपलोड कर दिया जाता है। अमूमन जिन यूजर्स को 5 से 10,000 की जरूरत होती है, उनसे लाख रुपए तक वसूले जाते हैं। अगर कोई यूजर पैसे नहीं देता है तो उसकी फोटो मॉर्फ कर अश्लील वीडियो बना दिया जाता है। वीडियो को सबसे पहले यूजर को भेजा जाता है। इसके बावजूद पैसे नहीं मिलते हैं तो यूजर के मोबाइल में मौजूद कॉन्टैक्ट वालों को ये अश्लील वीडियो भेज दिया जाता है। इंटरनेट पर वायरल कर देने की धमकी दी जाती है। यहाँ छोटे लोन देने वाली कंपनी की गुंडागर्दी लॉकडाउन के सभी नियमों और निर्देशों की धज्जियां उड़ा रही है। फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए ब्लैकमेल होने वाले ऐसे कई केस सामने आए हैं जिसमें पीड़ित ने सुसाइड कर लिया है। ऐसा ही चर्चित केस मुंबई से सामने आया, जहां संदीप कोरगांवकर ने लोन स्कैमर्स की धमकियों और उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। हैदराबाद में भी इसी तरह आत्महत्या के मामले रिपोर्ट हुए थे और देश में ऐसे दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस की माने तो इन ऐप्स के जरिए रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा की ब्लैकमेलिंग की जाती थी। बाद में इस पैसे को हवाला और क्रिप्टो करेंसी की मदद से चीन भेजा जा रहा था। कोरोना काल के दौरान ऐसे फर्जी लोन ऐप की बाढ़ सी आ जाने के बाद जी बिजनेस ने भी अपना ऑपरेशन हफ्ता वसूली शुरू किया था। अप्रैल 2020 में हमारी ये मुहिम शुरू हुई थी। हमने बताया कि कैसे ये ऐप्स लोगों की मजबूरी देखकर महंगे कर्ज बांट रहे हैं। कोरोना में रोजी रोटी गंवा चुके लोग कैसे इनके जाल में फंस रहे हैं। हमारी मुहिम का असर ये रहा कि दिसंबर 2020 में आरबीआई हरकत में आई और लोगों को फर्जी लोन ऐप्स को लेकर आगाह किया। लेकिन फर्जी लोन ऐप वालों की करतूत इसके बावजूद जारी रही। जी बिजनेस भी कहां रुकने वाला था।
वो डाल डाल थे तो हम भी पात पात। हमने अपनी मुहिम में और तेजी लाई। जालसाज फर्जी लोन ऐप वालों की नाक में दम कर दिया। आरबीआई और सरकार तक अपनी आवाज बुलंद की। जनवरी 2021 में आरबीआई ने वर्किंग ग्रुप का गठन किया। आखिरकार नवंबर 2021 को आरबीआई की वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें खुलासा हुआ कि 600 से भी ज्यादा ऐसे ऐप लोगों को चूना लगाने में जुटे हुए हैं। बात लोकसभा में उठी और 15 दिसंबर 2021 को सरकार ने बताया कि 27 लोन ऐप पर रोक लगाई गई। जी बिजनेस की मुहिम के बाद आरबीआई, सरकार और पुलिस ने मिलकर इन लोन ऐप्स पर शिकंजा कसना शुरू किया और हमने भी अपनी इस तरह की केसेस की रिपोर्टिंग और उस पर विश्लेषण जारी रखा। देश भर में पड़े छापों में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। रेलवे और मुंबई पुलिस ने भी नेपाल और चीन कनेक्शन का भंडाफोड़ किया और आखिरकार 10 अगस्त को आरबीआई ने इंस्टेंट लोन ऐप से जुड़ी फाइनल गाइडलाइंस जारी कर ऐसे फर्जी वसूलीबाज ऐप्स के ताबूत में आखिरी कील ठोक डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। बहुत ही खास मेहमान आज के शो पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सबसे पहले सुगंध सक्सेना जुड़ रही हैं, जो कि सीईओ हैं फेस की। बहुत बहुत स्वागत है सुगंध जी आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है राव सर, जो कि पूर्व डीसीपी हैं स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के। राव सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। आशुतोष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं राव सर आपके पास आना चाहूँगा। ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, द इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस IFSO, बहुत कम सुना है इस विंग के बारे में। क्या करती है और कैसे भंडाफोड़ किया इन्होंने सर? राव सर मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए राव सर के पास जाएंगे, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। अब मैं चलता हूं सुगंध सक्सेना के पास। सुगंध जी, हफ्ता वसूली मुहिम में जो है वो फेस हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चला है। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। बहुत सिग्निफिकेंट ये कामयाबी है पुलिस के लिए। कितना महत्वपूर्ण मानती हैं आप इसको? और पर डे करोड़ रुपए के वसूली की जा रही थी, लेकिन अभी भी सवाल एक ही है कि इतनी मुहिम के बावजूद, इतनी गाइडलाइंस के बावजूद, इतनी सख्ती के बावजूद हवाला के जरिए, क्रिप्टो के जरिए चाइना में सारा का सारा कारोबार वहां से फल फूल रहा था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। ये आपको लगता है थोड़ा सा ये चैलेंज, इस पूरी कार्रवाई को किस तरह से आप देख रही हैं? क्या कुछ परतें खोलती है ये कार्रवाई? आप म्यूट हैं मैम शायद। सुगंध अगर नहीं, म्यूट तो नहीं हूँ। कैन यू हियर मी? यस यस वी कैन हियर यू। आप यस। सो थैंक यू दीपक अगेन इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि ये प्रॉब्लम बहुत डीप है और खत्म नहीं हुई है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि आपने 6 महीने इस पे काम किया और वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जो स्कैमस्टर होते हैं वो नए तरह से नए एवेन्यूज ढूंढते हैं, जैसे कि आपने उस रिपोर्ट में बताया कि जब कुछ लोकेशन ब्लॉक होती हैं तो नई कंट्रीज में जाके सेटअप कर देते हैं। तो हम लोग के पर्सपेक्टिव से, डिजिटल लेंडिंग कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि आपने रिपोर्ट में बताया, 2 बहुत डिस्टिंक्ट मॉडल है। एक तो रेगुलेटेड एंटिटीज का मॉडल है, जिसके बारे में आपने कहा कि वो लास्ट 10 दिन पहले भी गाइडलाइंस आई हैं आरबीआई की, और बहुत ही स्ट्रिक्टली कस्टमर प्रोटेक्शन को उसमें सेंटर में रखा गया है कि वो एप्स क्या डेटा लेंगी, किस तरह की इंफॉर्मेशन कस्टमर को देंगी, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट होगा रिकवरी प्रैक्टिसेस में, और ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो डिजिटल लेंडिंग का है वो बहुत ही कंट्रोल इन्वायरमेंट में आरबीआई ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, जो कि डिजिटल लेंडिंग को एक नया आयाम देगा और उसको प्रोग्रेस करने में मदद करेगा। बट दूसरी ट्रेजेडी जिसको कहना चाहिए वो ये है कि बहुत बड़ा जो डिजिटल लेंडिंग कम्युनिटी, जो डिजिटल लेंडिंग है, जो कि फेक ऐप या क्वैक्स, आप जिसको जिस भी तरह से डिस्क्राइब करें, वो बहुत ही इजीली अभी भी सिस्टम को पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, चाहे वो ऐप स्टोर्स के थ्रू हो या फिर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, सोशल मीडिया का यूज करके कर पा रहे हैं।
ऑफ कोर्स ये जो एपिसोड हुआ है पहले मुंबई में और उसके बाद दिल्ली में जो इन्फोर्समेंट कमेटी ने जिस तरह के स्टेप्स लिए हैं वो अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं और इनको क्रैकडाउन भी करते हैं। बट आई गेस प्रॉब्लम बहुत नमत है, क्योंकि एक कंट्री जहाँ पे केवल 20% लोग भी फॉर्मल क्रेडिट से जुड़े हों, टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है बट अवेयरनेस कम है, फाइनेंशियल सर्विसेज की अवेयरनेस भी कम है, तो उस मायने में मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है कि कस्टमर को हम एजुकेट कर सके कि आप जो बहुत इजीली ऐप के थ्रू समझते हैं कि 2 या 3 मिनट में लोन हो जाता है, उसके रिस्क और पिटफॉल्स क्या है। तो वहां पे मुझे लगता है कि हम सबको बहुत ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत है। जैसे कि आरबीआई कहता है सीरीज बहुत सक्सेसफुल रही इन टर्म्स ऑफ सेविंग के अराउंड जो रिस्क इमर्ज होता है, गलत तरह से लोग ओटीपी शेयर कर देते हैं, उसी तरह से हमें डिजिटल लेंडिंग और लेंडिंग को लेकर भी बहुत बड़े स्तर पे अवेयरनेस करने की जरूरत है, जिससे बिल्कुल एक तो लापरवाही, आपने बिल्कुल सही कहा सुगंध, एक तो लापरवाही है, स्पष्ट रूप से लापरवाही है, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये आ बैल मुझे मार, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। आप किसी को ओटीपी दे रहे हैं तो, क्योंकि आरबीआई ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, अलग अलग बैंक्स भी बार बार मैसेजेस भेजते हैं आपको, आप इग्नोर करते रहते हैं। हम लोग मीडिया में बार बार इस पे शोज करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, आप लोग इग्नोर करते हैं। उसके बावजूद आप ओटीपीज शेयर कर देते हैं, अपने बैंक की डिटेल शेयर कर देते हैं, और छोटी छोटी ग्रीड के लिए लॉटरी लग गई साहब, आपके लिए कोई बम्पर इनाम का इस्तेमाल आ गया साहब, आप ये इसको फॉरवर्ड कर दो 10 जगह तो आपको फ्री में टिकट मिल जाएगा। ये छोटा छोटा लालच है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस लालच के चक्कर में बहुत, लेकिन यहां पर केस दूसरा है, यहां पर लोन का चक्कर है, यहां पर ग्रीड के साथ ना एक बहुत बड़ी मजबूरी भी है। पूरे दिल्ली केस में आशुतोष और राव सर भी मेरे साथ यहां पर हैं, इस पूरे दिल्ली केस में जो सबसे बड़ी बात उभरकर सामने आई है, जिसका पिछली बार हमने खुलासा भी किया था और अपने दर्शकों को आगाह भी किया था, वो ये कि 5,000 से 10,000 ये मॉडस ऑपरेंडी पूरा चेंज कर दिया था। ऑपरेशन हफ्ता वसूली जैसे ही शुरू हुआ, इन लोगों ने नए किस्म के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए और ऐसे लोगों को जाल में फंसाना शुरू किया जिनको 5,000 10,000 की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। ये सारे केसेस उससे जुड़े हुए हैं। तो ये जो छोटे छोटे लोन की मजबूरी है, और इस तरह के लोन लेने में जो ज्यादा शायद डिजिटली अवेयर नहीं है ऐसे लोग, ऐसे लोगों तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वहां तक तो सरकार को पहुंचना पड़ेगा, उनके सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन राव सर, मैं बहरहाल आपके पास आ रहा था, जरा ये बताइए, ये इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस का कौन सा विंग है ये, और कैसे काम करता है? बड़ा अच्छा लग रहा है सर, इन्होंने शानदार काम किया है। देश में क्या ऐसे विंग्स दूसरी पुलिस के पास होने चाहिए? कैसे, क्या काम किया इन्होंने, कैसे पता लगाया पूरा? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रोग्राम को बधाई देता हूं, जो हफ्ता वसूली प्रोग्राम आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं यूजर्स के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए इतने फायदे की बात बता रहे हैं। और दूसरा, स्पेशल सेल का ये जो सेल है, स्पेशल सेल में जो इन्होंने ये प्रोग्राम जितना भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, वो इन्वेस्टिगेशन जितनी ये कंप्लेंट्स आती हैं, जितनी हमारे पास, जितनी, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि दिन में मुझे 2-3 ऐसी कंप्लेंट्स के बारे में लोग बताते हैं कि आप मेरे साथ ये हो गया, मैं तुरंत उनको बोलता हूं कि आप साइबर सेल में कंप्लेंट करिए इसकी। और ये हमारा एक स्पेशल सेल का एक अलग से यूनिट है, इंटेलिजेंस फ्यूजन यूनिट। ये स्पेशली इसमें साइबर एक्सपर्ट्स हैं, साइबर की जानकारी रखने वाले हैं, और किस प्रकार से कौन कैसी लोन्स एप्लीकेशन हैं उनको ट्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि इन आदमियों को ट्रेस करने के लिए अभी देखना है कि ये कई बार देखा गया कि गलत नंबर से या कोई अनआइडेंटिफाइड नंबर से या वैसे कई के ये लोन ऐप ये वो इसको अपलोड करने के लिए करते हैं और यूज़ करते हैं। उनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल काम है, और ये हमारे जो एक्सपर्ट है स्पेशल सेल के, ये इसको ट्रेस करने में बहुत ही माहिर है, और वो उनको ट्रेस करके अभी रिसेंटली जितने आदमी पकड़े हैं वो इसी अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से पकड़े हैं। और मैं इनको स्पेशल सेल के ऑफिसर्स को बधाई भी देता हूं कि ऐसे लोगों को जो विक्टिम कैटेगरी आप देखिए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत लो कैटेगरी के आदमी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा साइबर के बारे में जानकारी नहीं रखते, और छोटे छोटे लोन के लालच में आकर वो इनके शिकार बन जाते हैं। और एक बार आदमी लोन के लालच में आकर शिकार बन गया, उसके बाद इसकी जो बार बार मल्टीप्लाई करके जो पैसा वसूल करते हैं ये, और उसके बाद उनको थ्रेट करते हैं। और कई लोगों ने, ये बात भी सही है, कई लोगों की वीडियो ऐसी अपलोड कर दी हैं ऑब्सीन के साथ में वीडियो। इनको ये भी एक्सपर्टीज है कि वो किस प्रकार से कोई किसी की औरत को साथ लगा के
और वो वीडियो बनाकर वो उसको थ्रेट करते हैं और वो उसको एक्सटोर्ट करते हैं, पैसा एक्सटोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये गैंग है और इनकी अभी इंटेरोगेशन अभी चल रही है। इनकी इंटेरोगेशन से बाद जो खुलासे होंगे वो सारी बातें बताई जाएंगी और आपको भी शेयर की जाएंगी। इसमें मीडिया को, टोटल मीडिया को शेयर किया जाएगा इसमें कि क्या किस प्रकार से इनकी मोडिस ऑपरेंडी थी और कैसे लोगों को ये टारगेट करते थे और इनसे बचाव कैसे किया जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में मैं पढ़ रहा था, मेरी कई जगह बात भी हो रही थी आशुतोष, बड़ी कॉर्पोरेट अंदाज में ये लोग काम करते हैं। बाकायदा इनके मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, इसके बाद इनके जो कॉलिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं वो हैं। लगातार ये बिल्कुल कॉर्पोरेट अंदाज में ये लोग अपने पूरे के पूरे हरकतों को अंजाम देते थे और उसके बाद लोगों को लगता था कि अरे ये तो कोई बहुत ही अप मार्केट, कोई कॉर्पोरेट कल्चर वाला कोई बैंक है या कोई एजेंसी है जहां पर कोई हमको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये अब इसका पूरा भंडाफोड़ हो चुका है और आगे भी हम लोग आपको अवेयर करते रहेंगे। लेकिन आशुतोष, सवाल अब ये है कि ये 22 लोग अब गिरफ्त में आ चुके हैं। अभी कुछ मैं नाम पढ़ रहा था, उसमें कुछ चाइनीज नेशनल्स भी हैं और कुछ फॉरेन नेशनल्स भी हैं। वहां तक कैसे पहुंचेंगे, पहली बात। और इन 22 लोगों को पर्याप्त माकूल सजा मिले, इसके लिए क्या प्रावधान है, अभी हमारे पास है या नहीं है, या फिर नए आईटी कानून का वेट करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो दिल्ली पुलिस और पहले मुंबई पुलिस ने जो काम किया वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। और साथ में आपके चैनल ने जो है इस पे कंटिन्यूअसली काम किया, लोगों को अवेयर किया और इससे काफी फायदा हुआ है जो हमें दिख भी रहा है। देखिए, जहां तक कानून का सवाल है तो अब मुझे ख्याल में समय आ गया है कि अब डेटा प्रोटेक्शन लॉज अब जो है इनैक्ट हो जाने चाहिए, जो पेंडिंग है काफी सालों से। और अभी पार्लियामेंट में शायद वो आएगा भी लॉ बनाने के लिए, वो बहुत जरूरी है। डेटा प्रोटेक्शन लॉज जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में वो हमारे यहाँ अभी नहीं है, जो होने की जरूरत है। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे पास अभी भी अच्छे कानून हैं जो इसको डील कर सकते हैं। हमारे पास आईटी एक्ट जो है 2000 का, जो टाइम टू टाइम अमेंड हुआ है और रिसेंटली भी अमेंडमेंट हुआ, उसमें भी काफी सारे प्रावधान हैं। 3 साल से लेकर के काफी, अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज है तो बहुत काफी ज्यादा पनिशमेंट का उसमें प्रोविजन है। इंडियन पेनल कोड में भी जैसे एक्सटॉर्शन का जो काम ये चल रहा है उसके लिए भी प्रोविजन है पनिशमेंट का। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कानून नहीं है, कानून हमारे पास बिल्कुल है। और अब जो है पुलिस भी सही डायरेक्शन में काम कर रही है और गवर्नमेंट ने भी जो इसमें जो आईटी सेल को जो लाया गया है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस तरह के केसेस के लिए वो कैपेबल हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है और उस ट्रेनिंग के हिसाब से जो स्पेशल सेल बनाया गया है जो इसमें डिटेल्ड वे में काम कर रहा है। और इसी वजह से जो है ये काफी लोग पकड़े भी गए हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। और ये एक बहुत ही सीरियस इशू है क्योंकि देखिए, हमारे देश में भी बहुत सारे लोग जिनको पैसों की जरूरत है, जो छोटे छोटे अमाउंट के लिए जो है इस तरह के ऐप के जो है शिकार बन जाते हैं और वो अप्लाई करते हैं लोन के लिए। और लोन अप्लाई करने के बाद जो है वो एक तरीके से उनके साथ जो है ब्लैकमेल शुरू हो जाता है। उनका सारा डेटा जैसे ही वो डाउनलोड करते हैं किसी भी ऐप को अपने फोन में, तो उनका डेटा जो है वो विजिबल हो जाता है सामने वाले को और उस डेटा के साथ छेड़छाड़ करके और मॉर्फ्ड फोटोज वगैरह लगा करके बहुत अब्यूजिव तरीके से उनको एक तरीके से परेशान करके पैसा वसूल किया जाता है। और ये पैसा, जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस ने क्लैरिफाई किया कि ये चाइना के कुछ लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे और पैसा वहां पे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू या फिर हवाला के थ्रू जा रहा था। तो मुझे लगता है कि ये तो एक पुलिस को एक शुरुआती एक सफलता मिली है, लेकिन इसके अलावा भी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्ट्स जो है सामने आएंगे और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी क्या मामला है या नहीं है, ये किस तरीके के पैसे जो है लेंड किए जा रहे हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तो वसूली ऐप्स पर ऑपरेशन ऑल आउट की हमने अब कर दी है शुरुआत और दिल्ली में जबरदस्त कामयाबी मिली है दिल्ली पुलिस को। और जितने भी ये वसूलीबाज ऐप हैं, अब इनका धंधा पानी, हुक्का पानी सब चौपट होने वाला है। लेकिन आपसे हमारी लगातार गुजारिश है, आप इस तरह के ऐप्स के झांसे में ना आए। देखिए, लोन लीजिए आप, लोन आपकी सहूलियत के लिए है और लोन का जो पूरा इकोसिस्टम है वो आपकी सहूलियत के लिए बनाया गया है। लेकिन छोटे छोटे लालच में और सिर्फ इंस्टेंटली आपको 2 मिनट में, 3 मिनट में, 10 सेकंड में लोन मिल जाएगा, आपको लग रहा है कि बहुत आसानी से मिल जाएगा, ऐसे देखिए छोटे छोटे लालच में नहीं आना है। पूरी पड़ताल करिए। कोई नहीं जानता, 5-10 हज़ार रुपए का लोन आपको क्या पता 5-10 लाख रुपए का पड़ जाए। और कई केसेस में तो हमने देखा है कि छोटे छोटे लोन लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़े हैं।
चर्चा को आगे बढ़ाएं सुगंध, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, पिछली बार आरबीआई ने 600 से ज़्यादा इस तरह के जो ऐप्स हैं वो आइडेंटिफाई करे थे। हमारी ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद गूगल ने माना था, फिर गूगल ने अपनी डेवलपर पॉलिसी भी चेंज करी थी। उसने कहा था कि अब हम टिकने ही नहीं देंगे। सरकार ने भी कहा था कि टिकने मत दो इनको ऐप्स पर, चाहे वो प्ले स्टोर है, चाहे वो एप्पल प्ले स्टोर है, चाहे वो गूगल प्ले स्टोर है। ये कहाँ से ये रेज कैश, पीपी मनी ऐप, रुपीज मास्टर ऐप जो पकड़े गए हैं, कैश रे ऐप, मोबी पॉकेट, ये कहाँ से हैं फिर वहां पर अवेलेबल अभी तक? ये काफी मतलब पजल है एक्चुअली, क्योंकि होता क्या है कि ये बहुत क्विकली, हम लोग खुद बहुत स्टडी करते हैं इस तरह के ऐप्स को, बहुत क्विकली अपनी जो अपीयरेंस है, अपना जो लुक है, अपना नाम है, बहुत इजीली चेंज कर लेते हैं। सो आज आपने किसी XYZ ऐप को देखा जो कि एक तरह के फील एंड लुकआउट में था, कल उसका नाम शायद ABC या कुछ और हो जाएगा। तो बहुत नेबुलस वे में काम करते हैं, इसलिए जो प्ले स्टोर्स है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू इंश्योर आई गेस कि जो भी ऐप आ रही हो वहां पे मोर स्ट्रिंजेंट, आई थिंक उन्होंने लास्ट टाइम स्ट्रिंजेंट किया है, पिछले 6 महीनों में बहुत सारे पॉलिसी में चेंजेस आए इंक्लूडिंग प्राइवेसी पॉलिसी में। और आरबीआई की जो नए डायरेक्शन आए हैं 10 तारीख को जो रिलीज हुए थे, जिसमें उन्होंने रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए क्लियरली कहा है कि वो कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं ले सकते, वो फोटोग्राफ्स नहीं ले सकते, वो कैमरा की परमिशन केवल 1 टाइम हो सकती है और नीड बेस्ड होगा जो भी कोई डेटा होगा। वो परहैप्स वो जो सारे इंडिकेटर्स जो रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए आरबीआई ने लगाए हैं वही स्टैंडर्ड अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐप स्टोर्स को सारी ही लोन ऐप्स के लिए लगाना चाहिए। अगर कोई भी एंटिटीज जो है ना, एब्सोल्युटली सुगंध, मुझे लगता है कि रेगुलेटेड एंटिटीज जो है ना, इसमें जितने भी ये एप्पल प्ले स्टोर हो चाहे वो गूगल प्ले स्टोर हो, ये दोनों को ना एक पेज पर आना पड़ेगा। रेगुलेटेड आरबीआई के लिए कुछ और है और एप्पल वालों के लिए कुछ और है, गूगल के लिए कुछ और है। तो ये रेगुलेटेड एंटिटीज जो है ना सेम पेज पर आना होगा, सबको साथ में बैठना होगा और देखना होगा। हाँ, इसके लिए कोई स्टैंप ऑफ अप्रूवल हो, जैसे कि आपने एब्सोल्युटली आपने देखा कि ये रेटिंग का इक्विवेलेंट मान ले या कुछ भी मान ले उसको, जिससे कि किसी भी कस्टमर को पता चल जाए कि अच्छा ये ऐप रेगुलेटेड एंटिटी की है, वहां पे कोई अप्रूवल हो और उसके अराउंड अवेयरनेस हो। सो कुछ हद तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो जो इमीडिएटली जंप इन कर जाता है कस्टमर, पहली एड देखा और इवन एड आई वुड थिंक सो एक प्रॉब्लम ये है जो हम प्ले स्टोर के थ्रू सॉल्व करते हैं। बट एक्चुअली होता है क्या, जो इस रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा जो कि बहुत बार ये एप्स APK फाइल्स होती हैं जो कि कहीं ऑफलाइन भी लोग डाउनलोड करते थे, किसी के पास गए और उन्होंने बोला कि लोन चाहिए, अच्छा ये डाउनलोड कर लो, किसी स्टोर पे चले गए, तो वो भी एक मार्केट है। एब्सोल्युटली, ये APK फाइल वाला केस भी है। बिल्कुल, आप बिना प्ले स्टोर पर जाकर भी इस तरह के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या आपको डाउनलोड करने के लिए कहा जा सकता है और ज्यादातर लोग करते भी हैं। एक और है जो आज की चर्चा में, मेरे पास वक्त की कमी रह गई, आज की चर्चा में तो नहीं, नेक्स्ट टाइम हम जरूर इस पर करेंगे। आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में भी कहा है नंबर बदल के लोग ना कॉल करते थे, तो ऐसे में जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उसकी जिम्मेदारी कितनी बनती है, नंबर चेंज कर करके, सिम चेंज कर करके और उन सिम को इशू कराने के लिए अलग अलग और फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर करके ये लोगों के अवैध वसूली करते थे और धमकियां देते थे। तो ऐसे में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की भी जिम्मेदारी अब तय होनी चाहिए और बहुत स्ट्रिक्टली इस पर सरकार और पुलिस को आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राव सर, थैंक यू सो मच। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया। सुगंध, आपने भी वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।